नमस्कार, मैं रितु चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, जिसमें टॉपिक एकात्मक लक्षण हमने शुरू कर लिया था। 6 एकात्मक लक्षण हम पढ़ चुके थे। चलिए आज पढ़ते हैं आगे के एकात्मक लक्षण कि हमारे भारतीय जो संविधान है, उसकी संघीय व्यवस्था है, उसके कौन कौन से एकात्मक लक्षण है, कौन कौन सी ऐसी बातें हमारे संविधान में शामिल की गई हैं जो कि एकात्मक तत्व हैं, अर्थात जो एकात्मक शासन प्रणालियां हैं वहां वो विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि हमारे भारत में अब एक्सेप्ट की गई हैं, कहीं की अपन प्रावधान किया गया है, उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आज अपन देखते हैं अपनी जो पहली आपात शक्ति है, और वैसे नंबर 7 आएगी क्योंकि 6 अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो एकात्मक शक्ति है, एकात्मक कहीं की अपन लक्षण है, वो है आपात शक्ति। आपात शक्ति अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीनों के तीनों अनुच्छेद प्रावधान करते हैं केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्ति का। अनुच्छेद 352 क्या प्रावधान करता है कि जब कोई सशस्त्र बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर कोई युद्ध जैसी स्थिति प्रारंभ हो जाए, या फिर मान लीजिए कि आंतरिक हिंसा उत्पन्न हो जाए, सशस्त्र आंतरिक हिंसा, उसके कारण पूरे देश में या फिर देश के किसी भी भाग में राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि 352 के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है। और आपातकालीन परिस्थिति में सारी की सारी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। क्योंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए सामान्यतया संघात्मक शासन व्यवस्था को एकात्मक में बदलने के लिए संविधान के संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु ये 3 अनुच्छेद इस बात का प्रावधान करते हैं कि इन तीनों परिस्थितियों में हमारी जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। 352 कब होता है? जब कोई बाहरी आक्रमण है, युद्ध है, सशस्त्र आंतरिक हिंसा है, आंतरिक अशांति उत्पन्न होती है, तब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 है कि या तो राज्यपाल के द्वारा या फिर अन्य किसी साधन से राष्ट्रपति को इस बात का प्रावधान हो जाए कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, अर्थात किसी भी राज्य के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक प्रावधानों का पूर्णतया कहीं कि अपन अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति वहां पर 356 लगा देते हैं, अर्थात राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो जाता है। ऐसे में उस राज्य से संबंधित सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। अनुच्छेद 360 है वो प्रावधान करता है वित्तीय आपातकाल का, अर्थात इस बात का प्रावधान हो जाए कि कोई भी वित्तीय स्थिति या वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है या कहीं की कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है, तो फिर वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। इन तीनों ही आपात परिस्थितियों में केंद्र सरकार शक्तिशाली बन जाती है, अर्थात हमारी जो व्यवस्था है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाती है। तो हुआ ना केंद्र मजबूत। तो जहां जहां केंद्र मजबूत वो एकात्मक लक्षण। अगला अपन जानेंगे अवशिष्ट विषय। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान द्वारा वो 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। लेकिन अब भी कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं जो कि इन तीनों ही सूचियों में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको कहा जाता है अवशिष्ट विषय। अनुच्छेद 248 इस बात का प्रावधान करता है कि अवशिष्ट विषय हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करेगी, अर्थात अवशिष्ट विषयों पर किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाना है, कोई निर्णय लेना है, तो ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है, अर्थात हमारी केंद्र सरकार यहाँ मजबूत स्थिति में है, इसलिए हमारे संविधान का ये हो जाता है एकात्मक लक्षण। अगला देखते हैं एकीकृत न्यायपालिका। चाहे अपन बात करें अमेरिका की जो कि एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, चाहे अपन बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पर राज्यों की अलग से न्याय प्रणाली है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को ना अपनाकर एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात हमारे देश के अंदर जितने भी न्यायालय हैं वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के नीचे कार्य करते हैं, अर्थात हमारी
जो न्यायपालिका है वो एकीकृत रूप रखती है। यहाँ सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय होते हैं जो कि अलग अलग राज्यों में स्थापित किए जाते हैं, और उनकी नीचे जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अर्थात जो सर्वोपरि सर्वोच्च हो गई हमारा सुप्रीम कोर्ट, और जिसके नीचे सारे के सारे न्यायालय कार्य करते हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं, जो भी निर्णय हैं, उनको मानना अनिवार्य है अन्य सभी न्यायालयों के लिए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो जो हाई कोर्ट है या फिर अन्य न्यायालय हैं उनके आदेशों को पलट भी सकते हैं, और उनके विरुद्ध अपील की सुनवाई भी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात राज्यों को पृथक से कोई न्याय प्रणाली नहीं है। तो ये वाला तत्व भी हमारा बनता है एकात्मक लक्षण। आगे चलते हैं और देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। आपने आईएएस का नाम सुना होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। इनका चयन हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी द्वारा किया जाता है, और ये केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। इनको राज्य के अंतर्गत भी कार्य करने के लिए विभिन्न राज्यों में अपॉइंट किया जाता है, इनकी पोस्टिंग दी जाती है, वहां पर ये कार्य करते हैं। वहां ये भले ही राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण, या फिर कहीं कि इनका जो वेतन है, भत्ते हैं, या फिर इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई है, वो केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। अर्थात जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो विभिन्न राज्यों में कार्य करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का ही होता है। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो भी भारत की अपन कहीं की व्यवस्था को बनाता है, एकात्मक लक्षण देता है, और भारत की संघात्मक व्यवस्था में एक एकात्मक लक्षण है अखिल भारतीय सेवाएं। क्योंकि ये अधिकारी हैं वो राज्यों में काम करते हैं, लेकिन एक तरह से क्योंकि इनके ऊपर केंद्र का नियंत्रण होता है, तो यहाँ भी केंद्र सरकार की मजबूती वहां प्राप्त हो जाती है, क्योंकि केंद्र के नियंत्रण में, केंद्र के अनुदेशों आदेशों के अनुसार ये कार्य करते हैं। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का अधिकार, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हमारी संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक लक्षण देती है, कि राज्य सूची के कोई भी विषय पर अगर वो राष्ट्रीय हित का साबित हो जाए और राज्यसभा इस विषय में विधान पारित कर दे, यानी कि राज्यसभा इस बात की स्वीकृति दे दे कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इसके ऊपर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, तो फिर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर निर्णय ले सकती है, कानून बना सकती है। और सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ किसी तरह के आपातकाल की आवश्यकता नहीं है, केवल राज्य सूची द्वारा इस सूची का, इस विषय का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अर्थात जो राज्य सूची में वैसे ही विषयों की संख्या कम है, उन पर भी अधिकार, उन पर भी नियंत्रण, उन पर भी कानून बनाने का एक तरह से अधिकार यहाँ प्राप्त हो जाता है केंद्र सरकार को। अगला लेते हैं अपन राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों के अंतर्गत जो नाममात्र की कार्यपालिका है, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, उनकी नियुक्ति पूर्णतया केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अर्थात राज्यपालों की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार करती है, इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए राज्यपाल राज्य के अंदर हमेशा केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और एक तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकारों पर हो जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के अंतर्गत भी केंद्र सरकार को बहुत अधिकार प्राप्त है, तो ये भी हमारा एकात्मक लक्षण हो जाता है। अगला अपन देखते हैं राज्य के विधेयकों पर वीटो का अधिकार। राज्य की विधानसभा जब भी कोई विधेयक पारित करती है, तो हम सभी जानते हैं कि वो हस्ताक्षर होते हैं राज्यपाल के, और तब वो विधेयक है वो अधिनियम बनता है। तो राज्यपाल के पास जब ये विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वो कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति उनको वापस लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, और उनमें संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी राष्ट्रपति की शक्तियां ज्यादा हैं कि अगर मान लीजिए विधानसभा उस विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति को यहाँ पर मतलब कि बाध्य नहीं है वो कि वो उस पर हस्ताक्षर ही करें या उसको पारित ही करें। तो एक तरह से राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास
ये शक्ति आ जाती है कि वो राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अटका सकते हैं, अर्थात उन पर वीटो पावर केंद्र सरकार के पास है। तो देखा हमने कि किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें कुछ एकात्मक तत्वों का समावेश किया, एकात्मक तत्वों का समायोजन किया। और ये माना जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये समायोजन, ये समावेश इसलिए किया क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारी संविधान सभा संविधान बना रही थी, उस वक्त हम विभाजन की त्रासदी के घाव से पीड़ित थे और वो दर्द हमें टीस रहा था। तो किस तरह से इतने विशाल विविधताओं से भरे हुए भारत को एक बनाया रखा जा सके, अखंड बनाए रखा जा सके, तो उस एकता की रक्षा के लिए, अखंडता की रक्षा के लिए हमारी केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया गया राज्य सरकारों की तुलना में। और राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, जो अधिकार उसे दिए गए, वही कहलाते हैं हमारे एकात्मक लक्षण। तो ये थे हमारे भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उनके एकात्मक लक्षण। धन्यवाद।